इस वीडियो में हम क्लास 9th का साउंड चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो सपोज हमारे पास एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है। अब इस ट्यूनिंग फॉर्क के पास हमने एक पेंडुलम रखा है और उस पेंडुलम की बॉब को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर हम इसको फोर्स लगा के इसको ऊपर ले जा रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम सपोज इसको हमने रिलीज कर दिया यहाँ से, ठीक है। जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये वापस जाके ट्यूनिंग फॉर्क में स्ट्राइक होगा और ट्यूनिंग फॉर्क जो है वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा। वाइब्रेट होने की वजह से जो इसके पास पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। और जो इसकी वाइब्रेशन है वो एनर्जी की फॉर्म में ट्रेवल करेगा और कोई भी इंसान इसके पास जो नज़दीक बैठा होगा उसके कानों तक ये आवाज़ चले जाएगी, ठीक है। तो साउंड क्या होता है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन, ओके। So how sound is produced? Sound is produced due to vibration. Okay? तो सिंपल सा है हमारा कॉन्सेप्ट। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू वाइब्रेशन, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ना है? हमने ये पढ़ना है कि जो साउंड है वो कैसे प्रोपोगेट करता है और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं एयर में। सपोज हमारा जो ये ट्यूनिंग फॉर्क था ये वाइब्रेट कर रहा है। ये वाइब्रेट जब करेगा तो पार्टिकल्स कहीं पास होंगे और कहीं पार्टिकल दूर दूर होंगे, ठीक है। जहां पार्टिकल दूर दूर होंगे उसको बोलते हैं हम रेयरफैक्शन, ओके। ये होता है हमारा रेयरफैक्शन। और सी मतलब है हमारा कंप्रेशन, ओके। ये है हमारा कंप्रेशन, ठीक है। तो इसके बाद हमने पढ़ना है कि हमारा जो ये साउंड है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन तो इसमें हो रहा है, लेकिन इस साउंड को हम क्या बोलते हैं? और इस साउंड को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल साउंड बोल सकते हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल सकते हैं। आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये जो साउंड है दो टाइप के होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीच योर ईयर। जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसका जो साउंड है वो हमारे कानों तक कैसे पहुंचता है? तो कैसे पहुंचता है वो? बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बाय द ट्रांसफर ऑफ वाइब्रेशन, या तो हम बोल सकते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ वाइब्रेशन और एनर्जी, बिकॉज साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। स्कूल बेल क्या करती है? वाइब्रेशन करती है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन पास होता है किसमें? एयर में, और उस एयर से वो पास होता है हमारे कानों तक। और इसी तरीके से हम स्कूल बेल की, स्कूल की घंटे की आवाज़ सुनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मीडियम की रिक्वायरमेंट रखते हैं, ठीक है। इनको मीडियम की ज़रूरत होती है। कैसे होती है ज़रूरत? अगर सपोज जो स्कूल की घंटी है और आप जहाँ बैठे उसके बीच में कोई भी एयर नहीं है तो आपको स्कूल की घंटी सुनाई नहीं देगी। क्यों सुनाई नहीं देगी? क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव्स है और इसको मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसीलिए हम साउंड को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज दे रिक्वायर मीडियम, ओके, दे रिक्वायर मीडियम। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन में है सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड। अगर आप मून में बैठे हैं तो आप अपने दोस्त की आवाज़ सुन सकते हैं? तो इसका आंसर होगा क्या? नो, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, ओके, देयर इज नो एटमॉस्फेयर एंड साउंड नीड्स एटमॉस्फेयर एंड मीडियम, ओके। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ना है कि जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है। एक हमने स्लिंग की लेना है जो हमारा स्प्रिंग की तरह होता है। हमने इसको क्या करना है? खींचना है दोनों तरफ से। उसके बाद हमने क्या करना है? रिलीज कर देना है। जब हम इसको रिलीज करेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पे कि एक जगह बनेगा रेयरफैक्शन, एक जगह बनेगा कंप्रेशन, रेयरफैक्शन कंप्रेशन। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारी साउंड वेव्स है वो कैसी है? हमारी लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव। साउंड वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जैसे फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब होता है हमारा कि एक सेकंड में
हमारी कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, हमारी सपोज ये एक वेव है, ठीक है, उसके बाद ये दो वेव है। ठीक है, तो सपोज हमारी ये दो वेव बनी एक सेकंड में। ठीक है, दो वेव बनी कितने सेकंड में? एक सेकंड में। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो फ्रीक्वेंसी हम देखने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, शेड कर देंगे। ये हमारी एक वेव है, उसके बाद ये है हमारी दूसरी वेव। ठीक है, तो दो वेव बन रही है एक सेकंड में। इसका मतलब ये है कि 2 हर्ट्ज क्या हो गई, हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, एक सेकंड में जितनी वेव्स बनती है, फॉर्म होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करा बॉडी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना ट्रैवल किया है वेव ने, साउंड ने, उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। उसके बाद है स्पीड। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट इन केस ऑफ वेव के केस में हमारा जो स्पीड है वो होता है कि एक वेव ने कितना डिस्टेंस कितने सेकंड में या कितने टाइम में ट्रैवल किया। ठीक है, तो इससे पहले, स्पीड पढ़ने से पहले हमें एक और चीज़ पढ़नी पड़ेगी, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? ठीक है, एक वेव ने जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ओके, एंड अपर पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड डाउनवर्ड पार्ट इज कॉल्ड ट्रफ। ओके, सो वेव ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। अब ये जो वेव है, एक वेव ने जितना टाइम लगाया फॉर्म होने में उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। ठीक है, तो वेलोसिटी इज जस्ट इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लैम्डा ओवर टाइम, दैट इज टाइम पीरियड। ओके, ये है हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो स्पीड को क्या बोलेंगे आप कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन वेव इन टी टाइम और 1 सेकेंड। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्स ऑफ साउंड है यहाँ पे। अब जब साउंड प्रोड्यूस होता है किसी भी सोर्स से तो ऐसे कंडीशन आपको दिखेंगी। पार्टिकल्स कहीं दूर दूर होते हैं, कहीं पार्टिकल्स पास पास रहते हैं। जहाँ पास पास रहते हैं उसको हम कंप्रेशन बोलते हैं, जहाँ दूर दूर उसको रेयरफैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे डेंसिटी का कुछ ना कुछ यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है। पहले डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, उसके बाद बढ़ रही है, उसके बाद क्या हो रही है, कम हो रही है, उसके बाद बढ़ रही है, उसके बाद डेंसिटी कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, एक डेंसिटी और प्रेशर का ग्राफ बनाएं, तो हम देखेंगे कि डेंसिटी जो है पहले क्या हो रही है, पहले ज़्यादा थी, उसके बाद कम हो गई, उसके बाद ज़्यादा हो गई, फिर कम हो गई। ठीक है, ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, और जो अपर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और डाउनवर्ड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है, और जो नीचे वाली बीच वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है हमारी एवरेज डेंसिटी और प्रेशर। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में। टाइप्स ऑफ वेव्स, हमारी वेव्स जो हैं वो दो टाइप की है। ठीक है, पहली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको मीडियम की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है, डज नॉट नीड और रिक्वायर मीडियम। ठीक है, बिना मीडियम के ही वो ट्रैवल करती है। ठीक है, बट मैकेनिकल वेव्स कैसे होती है हमारी, जिनको मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, नीड मीडियम, जिनको मीडियम की जरूरत है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उसके कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रो वेव्स, रेडियो वेव्स और है हमारा विजिबल रेज। ठीक है, और मैकेनिकल वेव्स में सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स हो गया, या वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। ठीक है, स्ट्रेच्ड वायर। अगर कोई भी दो वायर है, जैसे हमने वायर को मूव किया, ठीक है, वायर को जब हम मूव करते हैं तो उसमें एक वेव बनती है, तो उसको हम बोल सकते हैं मैकेनिकल वेव्स। उसके बाद वेव्स के भी कुछ टाइप्स हैं, जो हमारा मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स के कुछ टाइप्स हैं, दो टाइप है हमारे पास, ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये है टाइप्स किसके, मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी होती है कि इसमें हमारा प्रेशर का वेरिएशन नहीं होता। ठीक है, बट लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, प्रेशर का वेरिएशन होता है। ठीक है, पार्टिकल्स पहले पास पास रहते हैं, तो डेंसिटी का भी इसमें ऐसे बनता है ग्राफ। ठीक है, और हमारा सबसे पहले आता है हमारे पास
डेंसिटी हाई रहती है तो ये पास पास रहते हैं, उसके बाद ये दूर दूर, ठीक है। सी आता है, पहले सी आता है फिर आर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से हमारा क्या आएगा, सी आ जाएगा, कंप्रेशन, फिर दोबारा दूर दूर ये आ जाएगा रेयरफैक्शन, ठीक है। तो इसमें डेंसिटी जो है सेम रहती है, ठीक है, डेंसिटी रिमेन सेम, ठीक है। और दूसरे वाले केस में क्या है, डेंसिटी फ्लक्चुएट करती है, ठीक है, डेंसिटी चेंजेस पीरियोडिकली, डेंसिटी चेंजेस पीरियोडिकली। और क्या डिफरेंस हो सकते हैं, ये बनता है हमारा जो ट्रांसवर्स वेव है, ये बनती है हमारी क्रेस्ट और ट्रफ से, ठीक है, और ये बनती है हमारी कंप्रेशन रेयरफैक्शन से, ठीक है। इसके बाद और भी डिफरेंस हो सकते हैं इसमें, जैसे हमारी ट्रांसवर्स वेव है, ये हमारी पानी के सरफेस पे बनेगी, ठीक है, और सॉलिड में बनेगी, सॉलिड्स में बनती है, और किस में, एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। और जो हमारी दूसरी वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये हमारी गैस में बनेगी और हमारी बनेगी ये लिक्विड में, और बन सकती है हमारी ये तीसरी चीज सॉलिड, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इन तीनों के चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमने कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं, उससे पहले हमने साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, ठीक है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी लाउडनेस, ठीक है। कोई भी चीज़ कितनी लाउड है वो डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड, ओके। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा किसी भी वेव का, जैसे सपोज ये है वेव, एक वेव ये है, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो ये वाली जो साउंड है ये ज़्यादा लाउड है, लाउडर है, ये है हमारी लेस लाउड, ठीक है। तो ये है पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, लाउडनेस। उसके बाद है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी नहीं सॉरी पिच, ठीक है, पिच बोलेंगे इसको। पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो पिच किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जैसे हम मेल देखें और फीमेल देखें, गर्ल्स और बॉयज़ में देखें अगर हम, तो फीमेल की जो फ्रीक्वेंसी होती है, बोलने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एक सेकंड में ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फीमेल इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल। तो हमारी जो पिच है, मेल की पिच है वो कम होगी, ठीक है, पिच लेस होती है मेल में, और यहाँ पर पिच क्या होती है फीमेल में, मोर, ज़्यादा होती है, ठीक है। पिच लाउडनेस के अलावा एक चीज़ और है, क्वालिटी, ठीक है। एक और चीज़ क्या है, क्वालिटी, तीसरी चीज। क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रूमेंट, डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी पे क्या करती है, ये डिपेंड करती है, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी में डिपेंड करती है, सिंपल सा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट आपका जितना अच्छा होगा उतना अच्छी क्वालिटी होगी, सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ग्राफ है यहाँ पे, लो पिच साउंड के लिए कुछ ग्राफ है यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिसमें देखो ज़्यादा वेव बन रही है तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा, और यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। क्योंकि ये 1 सेकंड मान लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम है 1 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर 1 सेकंड में पहली वाले ग्राफ में आप देखेंगे तो कितनी वेव बन रही है यहाँ पे, ये है हमारी 1/4 वेव, ये है हमारी हाफ, और उसके बाद ये, तो यहाँ पर एक वेव हुई, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गई दो वेव, ठीक है। यहाँ पर जाएगी 2.25, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 2.25 हर्ट्ज, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी वेव बन रही है इसमें, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या होगी 7.5 + 8 है, ठीक है, 8 वेव बन गई, तो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी 8 हर्ट्ज, समझिए।
ठीक है, 1 सेकंड में यहाँ पर कितनी वेव्स बन रही है, 8 वेव्स बन रही है, तो 8 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये जो है हाई पिच है इसकी, और इस वेव की क्या है, लो पिच, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस। तो लाउडनेस कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है, लाउडनेस डिटरमाइन करती है हमारी कौन, एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है उतना ज़्यादा लाउडनेस होती है। पिच का क्या सीन है, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, बस, ठीक है। तो यही पूछ रहा था कि पिच किस पे डिपेंड करती है, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है। सिंपल, गेस विच साउंड हैज हायर पिच। किसकी पिच ज़्यादा होगी, गिटार की या कार हॉर्न, ठीक है। मेरे हिसाब से तो गिटार होगी, क्योंकि गिटार में वाइब्रेशंस ज़्यादा होती है 1 सेकंड में, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी। और कार हॉर्न की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, और गिटार की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। बहुत जल्दी वाइब्रेट करता है ना गिटार, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन है नहीं फिलहाल इससे रिलेटेड। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन निकालना है हमें, ठीक है। अभी हमने जस्ट पहले देखा था कि वेलोसिटी क्या होती है हमारी, लैम्डा अपॉन टी, ठीक है। लैम्डा अपॉन टी हमारी क्या होती है, वेलोसिटी। अब हम देखें अगर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में अगर रिलेशन आपको बताऊं, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पहले निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो टाइम पीरियड होता है हमारा, टी टाइम पीरियड है अगर, इसका मतलब ये होता है कि टी टाइम में एक वेव बन रही है, समझ लो। और 1 सेकंड में कितनी वेव बनेगी फिर, 1/t वेव्स, ठीक है। 1 सेकंड में कितनी वेव्स बन रही है, 1/t वेव्स। और 1 सेकंड में जितनी वेव्स बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया 1/t, समझ गए ना। तो वेलोसिटी का एक फार्मूला आ गया हमारे पास, लैम्डा अपॉन टी, और एक फार्मूला आ गया है हमारे पास, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा अपॉन टी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा इंटू 1/t, और 1/t को हम एफ लिख सकते हैं, तो लैम्डा इंटू एफ हो जाएगा, बस बात करो, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर। तो वेव लेंथ कितनी है भाई, 35 सेंटीमीटर है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 2 किलोहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज, तो 2 इंटू 1000 यानी कि 2000 हर्ट्ज इसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा क्वेश्चन कि हमें किलो हर्ट्ज में क्यों कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं हम किलो हर्ट्ज से हर्ट्ज में। अब देखो, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज, हमें ऐसा यूनिट्स पता होनी चाहिए सबकी। वेवलेंथ की ऐसा यूनिट होगी मीटर, वेवलेंथ को हमेशा मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हमेशा हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वो ऐसा यूनिट होती है, टाइम पीरियड को हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये बातें हो जानी चाहिए आपको क्लियर, तीनों की। तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 2000, लैम्डा भी हो गया 35 इंटू 10⁻², और हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, ये लिखा हुआ है। हाउ लॉन्ग मतलब टाइम निकालना है, समझ लो। तो टाइम निकालने के लिए पहले हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और डिस्टेंस हमें दे रखा है। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1.5 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, इसीलिए 1.5 को हम 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1500 मीटर, ओके। अब हमने डिस्टेंस तो हमें पता चल गया, वेलोसिटी निकालनी, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू एफ, फटाफट से इंटू करेंगे, 2000 यहाँ पर है, 2000 इंटू फ्रीक्वेंसी है हमारी, फ्रीक्वेंसी रख दी, लैम्डा की वैल्यू होती है 35 इंटू 10⁻², ये से कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे इसके, और 35 2 जा 70 होता है, तो 700 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। वेलोसिटी हो जाएगी, आंसर तो नहीं होगा, अभी हमें टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस है हमारा 1500, ठीक है, 1500 डिस्टेंस हो गया, और वेलोसिटी कितनी है हमारी 700, तो 0 से 0 कट गया, और 15/7 आ जाएगा हमारे पास, 7 2 जा 14, और 10 बचेगा, 7 जा 7, उसके बाद 30 बचेगा, और 7 4 28, 2.14 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। तो ये है इसका आंसर 2.14। इसके बाद चलते हैं हम और क्वेश्चंस में। तो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक क्रस्ट है,
फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ट्रफ आएगा, फिर अगला क्रस्ट यहाँ से शुरू होगा। तो दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं हम वेवलेंथ। ओके, फिर फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है द नंबर ऑफ, लिख लेना इसको अपनी नोटबुक में अगर लिखना चाहते हैं आप। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितनी वेव्स प्रोड्यूस होगी उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब होता है कि द टाइम टेकन बाय वन वेव टू कंप्लीट इट, एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। उसके बाद है हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव मतलब होता है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द साउंड वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कैसे रिलेटेड करती हैं? तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना होगा? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? 220 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद हमारी वेलोसिटी कितनी है? 440 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, तो फटाफट से फॉर्मूला लगाएंगे वेलोसिटी का। वेलोसिटी इक्वल टू होता है एफ इंटू लैम्डा। ठीक है, ये थर्ड का सॉल्यूशन है। तो लैम्डा इक्वल टू होगा वी अपॉन एफ, और वी की वैल्यू है 440, 440 अपॉन 220, 0 0 कर जाएगा, और 22 2 जा 44 होगा। 2 मीटर क्या आएगी हमारी इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। ओके, तो थर्ड हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स। दो सक्सेसिव कंप्रेशंस के बीच का डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इसका मतलब क्या निकालनी है? वेवलेंथ निकालनी। ठीक है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन, बट टाइम इंटरवल पूछा उसने सक्सेसिव कंप्रेशन से। ठीक है, वेवलेंथ तो निकालनी है, उससे पहले हमें यहाँ पर टाइम इंटरवल पूछा, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस, यानी कि एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, उस मतलब टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर देंगे। ठीक है, फोर्थ का हो जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500 हर्ट्ज। हमें टाइम इंटरवल निकालना है, तो टाइम इंटरवल होगा हमारे पास 1 अपॉन एफ, तो 1 अपॉन 500 आ जाएगा सेकेंड्स। और अगर हम इसको डिवाइड भी करें तो यहाँ पर आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻², यानी कि 0.002 सेकेंड्स। ठीक है, तो टाइम पीरियड का आंसर होगा हमारा 0.002 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमारा पास है नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की इंटेंसिटी कितनी होती है? ठीक है, देखो इंटेंसिटी मतलब होता है कि साउंड जो है, साउंड की वेव्स जो है, कितनी वेव्स आ रही है 1 मीटर स्क्वायर से। 1 मीटर स्क्वायर में से 1 सेकेंड में कितनी वेव जा रही है। ठीक है, आप बस इतना याद रखना कि जो इंटेंसिटी है वो हमारी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और इंटेंसिटी हमारी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ज़्यादा साउंड ट्रैवल कर पाएगा ना, ज़्यादा एरिया होगा। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इंटेंसिटी हमारी फ्रीक्वेंसी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी की भी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डेंसिटी भी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हैं जिस पे इंटेंसिटी डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। ठीक है, लाउडनेस डिपेंड करती है हमारे एम्पलीट्यूड पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है ना, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ये स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। उसके बाद इंटेंसिटी हमारा एरिया पे डिपेंड करती है, बट लाउडनेस एरिया पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, उसके बाद हमारा इंटेंसिटी है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, लाउडनेस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो 2 डिफरेंस काफ़ी है इसके लिए। तो डेंसिटी की बात कर लिख सकते हैं हम, डेंसिटी, लाउडनेस डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, बट इंटेंसिटी हमारी डेंसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंस है, आप इसको लिख सकते हैं। और हमारे पास क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड हमें देखनी है।
तो सॉलिड्स में देखेंगे आप स्पीड सबसे हाईएस्ट रहती है, ठीक है, और लिक्विड में स्पीड कम हो जाती है, फिर गैस में और कम हो जाती है, ठीक है। एक ही गैस है हाइड्रोजन गैस जिसमें सबसे ज़्यादा है 1284, उसके बाद कम होती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे सॉलिड में डेंसिटी क्या रहती है, हाईएस्ट रहती है, ठीक है, और लिक्विड में डेंसिटी क्या रहती है, लो, ठीक है, उसके बाद और लो हो जाती है डेंसिटी कम होती है ना, पार्टिकल दूर दूर होते हैं गैस में। तो वेलोसिटी हमारी क्या कर रही है कि हमारी वेलोसिटी जो साउंड की है वो डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है ना, इसका मतलब, ठीक है, स्पीड इन मीटर पर सेकंड, समझ रहे हो ना आप। तो बस ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हाईएस्ट, तो आपका आंसर होगा सॉलिड्स, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड का रिफ्लेक्शन के लिए एक एक्टिविटी है 11.5। इसमें क्या करना है, आपको ये सिलेंडर लेने हैं, ठीक है, ये प्लास्टिक के हो सकते हैं, किसी की भी चीज़ के हो सकते हैं। तो यहाँ से आपने लाइट को पास करवाना है, ये लाइट गई, उसके बाद ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ से कान लगा देने अपने, ईयर है, ठीक है, और यहाँ से क्लॉक रहेगी, ठीक है, और यहाँ पर से आपने नॉर्मल से एंगल नापना है, ठीक है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होने के करने, इक्वल प्रूफ करने, ठीक है। तो ये आपके पास लैब में भी रहेगा, लैब में भी आपने इसकी एक्टिविटी करनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इको। इको मतलब क्या होता है, अगर आप किसी खाली रूम में बैठेंगे, ठीक है, अगर उस रूम में आपने क्या करा कि साउंड प्रोड्यूस करा, ठीक है, तो वो साउंड दीवार में टकरा के वापस आएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा आपके पास। इसको हम ये बोलते हैं कि आवाज़ गूंज रही है रूम में, है ना। आवाज़ जब गूंजती है, गूंज भी बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो इको, व्हाट इज इको? इको इज द रिफ्लेक्टेड साउंड विच वी हेयर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स, ठीक है। साउंड का रिफ्लेक्शन होने के बाद जो हम उसकी आवाज़ रिपीट हुई आवाज़ सुनते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इको, ठीक है। और कुछ है इसमें, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है। इसके बाद हमने पढ़ना है रिवर्बरेशन, ठीक है। रिवर्बरेशन मतलब क्या होता है? रिवर्बरेशन मतलब होता है कि जैसे अगर सपोज आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है, और बच्चे चिल्ला रहे हैं, ठीक है, बच्चे चिल्लाते हैं तो उनकी आवाज़ एक बार नहीं, दो 3 बार आती है आपको पास। तो वो क्या होता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से आती है। कोई भी बच्चा चिल्ला रहा है तो रूम में क्या होता है कि उसकी आवाज़ रिफ्लेक्ट होने के बाद बार बार सुनाई देती है, ओके, जैसे ये बच्चा बोल रहा है। तो इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को बोलते हैं हम रिवर्बरेशन, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ठीक है। इसको हम कम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आएगा कि हाउ वी कैन डिक्रीज द रिवर्बरेशन। पहले तो रिवर्बरेशन क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शन को हम रिवर्बरेशन बोलते हैं। और इसको कैसे कम किया जा सकता है? हम साउंड एब्जॉर्बर लगा सकते हैं अपने रूम में, जैसे सोफा हो गया। सोफा क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा, जितने भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गए। यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, एक सोफा सेट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कर्टेन्स लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद छत में हम एक यहाँ पर लगा सकते हैं स्पॉन्जी टाइप का एक वो होता है चीज़ें, स्पॉन्जी टाइप का ब्लैक एक साउंड एब्जॉर्बर होता है, उसको लगा सकते हैं। और नीचे हम मैट बिछा सकते हैं, ठीक है, मैट बिछा सकते हैं नीचे। जब नीचे मैट बिछाएंगे वो भी क्या करेगा, साउंड को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं हम। उसके बाद एक क्वेश्चन भी दे रखा है नीचे, अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ। क्लिफ मीन्स एक पहाड़ है। उसके बाद क्या किया, एक पर्सन ने, एक इंसान जो यहाँ पर खड़ा हो रखा है, इस इंसान ने क्या करा कि क्लैप करी। क्लैप करने के बाद उसने आवाज़ सुनी अपनी आफ्टर 2 सेकेंड्स, मतलब उसकी आवाज़ गई और उसके बाद टकरा के वापस आई, ठीक है। मतलब यहाँ से पहले गई आवाज़, फिर टकरा के वापस आई। सपोज ये डिस्टेंस है हमारा s, ठीक है। तो लाइट ने कितना, जो साउंड ने, सॉरी लाइट तो नहीं, साउंड है, लाइट आपका 10th क्लास में आएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करा पहले तो इसने s, फिर उसके बाद दोबारा से डिस्टेंस ट्रेवल करा s, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा, टोटल डिस्टेंस हो गया 2s, ओके, s प्लस s 2s हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन, s हमें निकालना है, s ही हमें निकालना है। क्लिफ और पर्सन के बीच में जो डिस्टेंस है s, उसको निकालना है, ओके। और उसके बाद स्पीड दे रखी है साउंड की 346। स्पीड कितनी दे रखी है, 346 मीटर पर सेकंड।
स्पीड भी दे दी और टाइम भी दे दिया उसने। हर्ड द इको आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद उसको आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, तो टाइम भी है, डिस्टेंस भी है, तो हमें क्या निकालना है? हमें एस निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा 2s, हमें निकालना क्या है? s निकालना। तो s का फॉर्मूला बन जाएगा vt अपॉन 2। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप पहले से ही ऑलरेडी याद भी रख सकते हैं फॉर्मूले को। ऐसे जब भी इको से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इंटू टाइम अपॉन 2। ओके, तो इस फॉर्मूले में जब सारी वैल्यू रखेंगे तो आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। 346 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 346 मीटर होगा डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड पर्सन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है कि एक इको है जो कि सुनाई दी गई 3 सेकंड बाद। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342। तो अभी मैंने बताया आपको फॉर्मूला, डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाना है s इक्वल टू vt/2। ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है 342, टाइम दे रखा है 3 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर देंगे। 202, 214, 202, 303, 3721, 513 मीटर क्या होने वाली है? हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो फिर आप बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी कि रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन के क्या क्या यूजेस होते हैं? ठीक है, अगर मैं मेगाफोन ले लूँ, मेगाफोन में बोलूँ, तो ये बार बार रिफ्लेक्ट होगा साउंड। रिफ्लेक्ट होने की वजह से मेरा साउंड जो है, मेरे साउंड की जो इंटेंसिटी है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और ये जो है लोगों को अच्छे से सुनाई देगा। ठीक है, तो ये यूज़ है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, हॉर्न में यूज़ हो सकता है, ये स्टेथोस्कोप में यूज़ होता है। स्टेथोस्कोप से कैसे यूज़ होगा कि जो ये हार्ट बीट है, हार्ट बीट इस स्टेथोस्कोप में जाएगी और जाने के बाद मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा उसका। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण हमें आवाज़ सही से और एकदम इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ दिखाई देगा, मतलब दिखाई तो नहीं देगा, सुनाई देगा, सॉरी। तो ये है हमारा यूज़। स्टेथोस्कोप में हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन को। ठीक है, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन हम कॉन्फ्रेंस हॉल में भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोग क्या करें, बहुत सारे लोगों पे ये आवाज़, हमारी जो आवाज़ है वो जा सके, हर एक कॉर्नर में हमारी आवाज़ पहुंच सके। ठीक है, तो ये संभव किसकी वजह से है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक फिनिश। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंज ऑफ हियरिंग। हमारी जो इंसान की रेंज है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। ठीक है, अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम है तो उस साउंड को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड। और इंफ्रासोनिक का एग्जांपल है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में जो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं हम क्या? इंफ्रासोनिक। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी 2000 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी 2000 से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं हम अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड। ओके, इसका एग्जांपल है हमारा अल्ट्रासाउंड का प्रोड्यूस होती है, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू बैट। जो बैट है हमारा वो चमगादड़ हमारा क्या करता है? अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ एवरेज ह्यूमन ईयर। ऑडिबल रेंज अभी बताए थे आपको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, और 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी ले सकते हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ओके, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लेस देन 20 हर्ट्ज। और अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 20,000 से ज़्यादा। ठीक है ना, बस। तो ये हो गया हमारा टॉपिक क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक में पहुंचे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के जो यूजेस हैं, तो पहला यूज इसका ये है कि अगर कोई भी बिल्डिंग में फ्लॉ होगा, यानी कि कोई भी नुक्स होगा या फिर हमारा डिफेक्ट होगा, तो हमारी अल्ट्रासाउंड वापस आ जाएगी। ठीक है, वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से हमें पता लग जाएगा कि वहाँ पर क्या है, कुछ डिफेक्ट है। उस डिफेक्ट को हम सही कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा? डिटेक्टर रहेगा। अल्ट्रासाउंड रेस सीधी चली जाएगी जहाँ पर कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना,
तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग को हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। किसकी मदद से? अल्ट्रासाउंड की मदद से। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर हो चुका है फिनिश। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है।